बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जब ख्वाबों की कीमत करोड़ों हो जाए और मसीहा खुद ही इलाज के मोहताज हो जाएं तो फिर पाकिस्तान का बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। जी हाँ जनाब, यहाँ पे जो बच्चे इस वक्त डॉक्टर बनना चाहते हैं उनकी फीसों की तादाद जो है इस वक्त शराब बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त ये कहना जरूरी है कि हुकूमती पॉलिसीज इस पे क्या कहती हैं। सवाल तो ये भी बनता है कि क्या आगे आने वाला बच्चा पाकिस्तान का सिर्फ अमीरों का बच्चा ही डॉक्टर बन सकेगा या मुतवस्सित तबके के लोग भी अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकेंगे। फीसों में बढ़ता हुआ इजाफा और साथ साथ ये भी कि कराची में कितने ऐसे बच्चे हैं इस वक्त, कितने इतने बच्चों के ऐसे बच्चों की शरह है जो वाकई डॉक्टर बनने के काबिल हुए हैं। पीएमडीसी का मामला और यहाँ पे टेस्ट के हवाले से जो सिलसिला आया वो सबके सामने है। कराची के कितने ही बच्चे इस वक्त डॉक्टर बनने की दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन जनाब जो आगे बढ़े भी तो फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिला एक सवालिया निशान बन गया। यहाँ पे कुछ यूं है कि नंबर्स के लिहाज से पहले प्राइवेट कॉलेजेस जब गवर्नमेंट में पहले नाम नहीं आता, लिस्टें नहीं आती, तो प्राइवेट कॉलेजेस उनके इंटरव्यूज ले लेते हैं और जब इंटरव्यूज ले लेते हैं तो उनको एडमिशन की मद में पहले सेमेस्टर की फीस तो जमा करवानी पड़ती है। ये माँ बाप की मजबूरी होती है कि जनाब अगर वो उस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए राजी नहीं भी हैं और ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जब बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुका है तो फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो, लेकिन होता कुछ यूं है कि वो इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते जो कि प्राइवेट उनको ऑफर करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट में उनका नाम आ जाता है तो फिर वो उनकी फीस उस सेमेस्टर की भी जाया हो जाती है और फिर वो बच्चा किसी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ रुख करता है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले वो बच्चे जो कि ख्वाब देखते हैं, जिनके पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। और इस मुश्किल की आसानी के लिए क्या हुकूमत के पास कोई पॉलिसीज मौजूद हैं? क्या हुकूमत ये समझती है कि इस हवाले से कोई काम हो सकता है? इस वक्त तक तो कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम तमाम मौज़ूआत पे बहस करेंगे कि आखिर मसला है क्या, आखिर इस मसले का हल किसके पास होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कराची की एक नुमाइंदगी वफाक में भी बैठी हुई है जिसके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं। वो नुमाइंदगी क्या कर रही है? सवाल तो बनते हैं, सवालात उठाएंगे और जवाबात भी लेंगे आज पाकिस्तान और कराची के बच्चों के हवाले से जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं प्रोफेसर फरीदा इस्लाम साहिबा, डीन ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो जिसके उनकी खबरें सामने आ रही हैं, जो कुछ इस वक्त बच्चों को और उनके पेरेंट्स को परेशानी का सामना है यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की फीसेस के हवाले से, क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर फरीदा इस्लाम, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस अहम मौजू के लिए ऑन बोर्ड लिया। ट्यूशन फीस का जहां तक ताल्लुक है मेडिकल कॉलेजेस में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो फीसेस अलग है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है उसके लिए एक अहम नोटिफिकेशन इस साल सामने आया है 23 मई 2025 को कि 1.8 मिलियन, उसके 4 यानी कि अहम नुकात हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली दफा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने ट्यूशन फीस को जो है वो फिक्स किया है 1.8 मिलियन फॉर ऑल सेशंस, यानी कि 18 लाख रुपए। उन्होंने एक कैप लगाया है 1.8 मिलियन का। और उसका सेकंड जो अहम नुक्ता है वो ये है कि उसमें 5% इंक्रीज है 2025 के सेशन को, यानी कि कोई अनलिमिटेड हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा। इस नोटिफिकेशन के तहत सबको एक आम आदमी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 18 लाख रुपए फीस होगी और हर साल 5%, पहले साल 2025 में 5% बढ़ाई जाएगी। उसके बाद 2026 में जो है उन्होंने इसको लिंक किया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, कि जो भी फीस का इंक्रीज होगा वो लिंक होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ठीक है।
और ये भी एक चौथा नुक्ता भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वालिदैन को शायद ना पता हो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन लोग नहीं देखते, लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि जो भी फीस चार्ज की जाएगी वो अगर ज्यादा फीस चार्ज कर ली गई है तो उसको अगले सालों में एडजस्ट किया जाएगा। इट विल बी एडजस्टेड इन द सब्सिक्वेंट सेशन। अच्छा, यानी कि जो पहले से बच्चा कोई इनरोल है तो वो ये बात कह सकता है अपने मेडिकल कॉलेज में कि मेरी फीस को एडजस्ट किया जाए, ऐसे ही 2025 से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, 2025 से इस पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक और चीज जो सामने आती है कि जब मेडिकल में, वैसे तो कराची का बच्चा बहुत कम ही इस वक्त इस टेस्ट को पास कर सका और डॉक्टर बनने के सफर पे जा सका, लेकिन होता कुछ यूं है कि जब वो पास हो जाता है, मराहिल तय कर लेता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नाम देर से आता है, लिस्ट देर से पब्लिश होती है, आवेजा होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस वाले पहले इंटरव्यू शुरू कर देते हैं और फिर फर्स्ट सेमेस्टर की फी और एडमिशन फी वो ले लेते हैं, जो कि बाद में जाया होती है। क्या आपके नॉलेज में इस किस्म की बात है? देखिए, अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने अब जो है ना इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रलाइज एडमिशन कर दिया है, यानी कि जो सूबे की जो यूनिवर्सिटी होगी तो वो एक सूबे की एक यूनिवर्सिटी को वो जो है नॉमिनेट कर देते हैं, वो तमाम सेंट्रलाइज एडमिशन करती है और पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट जो है वो सबसे पहले जो है अपलोड की जाती है, ताकि बच्चे जो मेरिट के बच्चे हैं वो तमाम उनको पहला मौका गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनका ये कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं, अगर वहां पे कोई ऐसी चीज हो रही है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है एडमिशन का। अब वो ये नहीं है कि कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं दे सकता, कॉलेज का सेंट्रलाइज एडमिशन है और हर सूबे की एक यूनिवर्सिटी है जो कि नॉमिनेट होती है बाकायदा कि ये यूनिवर्सिटी से सारे दाखिले होंगे। अच्छा फरीदा साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि आपके क्या ये भी इल्म में आया है कि बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने ज्यादा एडमिशंस दे दिए थे ये सेंट्रलाइज होने से पहले? ज्यादा नहीं, हर कॉलेज की एक जो है फिक्स है नंबर कि आप जो है हर कॉलेजेस का, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अपने नंबर से अबव कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज दाखिला नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी बाकायदा पहले साल में रजिस्ट्रेशन होती है और जब दाखिले मुकम्मल हो जाते हैं तो उसकी पूरी एक लिस्ट जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भेजी जाती है। एंड इट इज नेवर हैपनिंग दैट यू कैन गिव एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेज कैन गिव एन एडमिशन ओवर एंड आपका मतलब है कि गिवन नंबर जो है उससे तजावुज नहीं किया जा सकता? तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बच्चे फिर रजिस्टर नहीं होंगे, वो बच्चे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल रजिस्टर नहीं करती है। अच्छा, वो नहीं होता। प्रोफेसर साहब, ये कितना आपके इल्म में आया, लास्ट जो इस वक्त एमडी कैट के पेपर्स दिए गए उसमें बहुत कम शराब में बच्चे जो हैं कराची के आगे आए हैं, कितनी आपके इल्म में है कि इस वक्त कितने बच्चे आए होंगे जो कि बाकी जिन्होंने एमडी कैट पास किया और वो इस फील्ड में शामिल हो सके? देखिए, एमडी कैट जो है दिया जाता है, उसके अलावा जो है एडमिशन का जो क्राइटेरिया है सिर्फ एमडी कैट नहीं है, इसको बाकायदा डिवाइड किया गया है। 10% मैट्रिकुलेशन की परसेंटेज होती है, 40% इंटरमीडिएट की काउंट होती है और एमडी कैट की 50% काउंट होती है। उसके बाद जो एग्रीगेट करता है वो अपलोड किया जाता है। उसके बाद उसके बुनियाद पर जो है ना मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब जाहिर है जो हर कॉलेज का एक क्राइटेरिया होता है, डोमिसाइल का सिस्टम है और दूसरी चीजें हैं, सिर्फ परसेंटेज के साथ साथ ये चीज भी देखी जाती है कि कौन से सूबे का है, कहाँ पर दाखिला हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से दाखिला होता है। अच्छा, क्या आपके इल्म में ये चीज आई होगी, यकीनन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कराची में जिस तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के मार्क्स कम आए थे, ये भी बहुत बड़ी वजह बनी है फार्मूला पे ना उतरने की और तमाम चीजें, जो बच्चों के एडमिशन्स कम हुए हैं। सिर्फ एमडी कैट मसला नहीं था, पीछे से जो उनके नंबर कम आ रहे थे इस वजह से भी मसाइल हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या हमारे मेडिकल के जो लोग हैं उनका तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट से ताल्लुक नहीं है, वो इंटरमीडिएट वाले कंट्रोल करते हैं। अब अगर वहां पर कोई ऐसी चीज हुई है तो वो आप लोगों की जितनी मेरी नॉलेज में इतनी आप लोगों के भी नॉलेज में होगी।
तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो कंट्रोल नहीं करती पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वो डील करती है मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन के लिए। अच्छा, तो जब अगर इंटर के नंबर कम आएंगे और उसकी एग्रीगेट में शामिल होना है, 40% वेटेज है इंटरमीडिएट का, अगर वहां से बच्चे कम नंबर लेकर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी तो एग्रीगेट खत्म हो जाएगी फिर। ऑफ कोर्स हम इस पे मैट्रिकुलेशन में है, अगर बीच में से 40% जो इंटरमीडिएट का उनका वेटेज लिया जा रहा है वो उसमें बच्चे नहीं एक्वायर कर पा रहे, अब उसकी बद इंतजामी है या जो भी बेजाब्तगी है या जो कुछ भी है, तो बच्चे के ऊपर परसेंटेज पे तो लाजमी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमने काफी प्रोग्राम्स भी किए हैं कि जो पिछली दफा से मतलब ये सिलसिला तकरीबन कोविड के बाद से शुरू हुआ कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम ये 4 साल जो है बड़े डैमेज हुए हैं, बच्चों के बड़ा रिजल्ट खराब हुआ है, हमने 2020 से देखा। एक और चीज आपके तवज्जो से हम जानना चाहेंगे कि ये जो 18 लाख मुख्तस कर दिए गए हैं कि जनाब इतनी ही फीस जो है वो पर सेमेस्टर होनी चाहिए, मुझे ये बताइएगा कि कितना एक डॉक्टर को बनाने में क्या वाकई इतने अखराजात सर्फ होते हैं कि जितनी फीस ली जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो है ना सेमेस्टर सिस्टम नहीं है मेडिकल एजुकेशन में। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जो होता है एनुअल सिस्टम होता है, यानी कि एनुअल का मतलब है साल, पूरे साल की फीस है। ये सेमेस्टर में तो 6 मंथली फीस होती है ना, तो ये एनुअल फीस है 18 मिलियन। अच्छा, दूसरी बात है कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं उस पर तो हुकूमत खर्च करती है पैसा, उन बच्चों पे हुकूमत खर्च करती है ना, हमारी सरकार के अखराजात होते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है तो यकीनन ये कि 1 करोड़ का एक बच्चे के ऊपर तो खर्चा आ रहा है ना। तो वो है ये चीज के जो है ना बेसिकली एक बच्चे के ऊपर अखराजात जो आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में कम फीस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अखराजात नहीं है, उसमें ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो हर मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर खर्च करती है। इसके हर बच्चे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको समझे कि अगर हम कम फीस देके अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा हो रहा है, लेकिन हुकूमत हमारी उसके ऊपर खर्चा कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर होल सोल जो है बच्चे के वालिदैन को अदा करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या इस पे कभी डिस्कशंस होती हैं कि गवर्नमेंट अपनी सीट्स की तादाद बढ़ाए या मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़ाए ताकि ये वाले मसाइल कम हो सकें और सब्सिडी दी जाए? जिस तरह से आपने कहा कि पर स्टूडेंट जो है वो काफी सारा एक्सपेंस आता है, तो क्या इस हवाले से कभी कोई डिस्कशंस हुई हैं? देखिए, हर सीट ऐसे नहीं बढ़ा दी जाती, इसको भी रेगुलेट करती है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी आपकी एजुकेशनल कैपेबिलिटी होगी, जितनी आपकी फैसिलिटीज होंगी, जितनी आपके हॉस्पिटल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 100 की कैपेसिटी वाले कॉलेज में 400 बच्चों को दाखिला दे दिया जाए। तो इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और उसको टाइम टू टाइम जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है आके इंस्पेक्शन करती है और उसके ऊपर अपनी राय देती है। जो उसके अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया होती है कि भाई आप ये चीजें पूरी करें। तो ऐसा किसी भी कॉलेज में इतनी आसानी, प्राइवेट सेक्टर में 50 सीटें बढ़ाने के लिए इंस्पेक्शन होता है। तो नहीं, प्रोफेसर साहब, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये हमारे फार्मूलाज और जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, आप क्या समझती हैं कि क्या गवर्नमेंट की सीट्स में इजाफा होना चाहिए, या वो तो जहां एक इदारे में तो समझ लेंगे चलें 100 या 50 बच्चा जो जा रहा है वो 100 जा रहा है, क्या और कॉलेजेस में इजाफा गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो असल मेरिट के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी एक तरह से फाइनेंशियल इस्तात नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, वो बेचारे बच्चे दाखिला नहीं ले पाते और वो बहुत ओवर एंड अबव होते हैं मेरिट में। लेकिन वो दूसरे बच्चे जिनकी फाइनेंशियल एबिलिटी होती है, जिनके वालिदैन उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वो दाखिला ले लेते हैं प्राइवेट में जाके, जबकि उनके नंबरों में और उनके नंबरों में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो ये तो जाहिर है कि मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बढ़नी चाहिए ताकि जो मेरिट के बच्चे हैं वो पढ़ सके। लेकिन मेरिट की भी जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट में जा रहा हो वो बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो, 2-4 नंबर की वजह से वो पीछे रह जाता है, सही है? 2-4 नंबर नहीं, नंबरों का तो फर्क होता है लाजमी। तो जहां से एंड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, वहां से जो है देखें इसमें एक गैप आता है। मैं आपको बताऊं, जहां से गवर्नमेंट सेक्टर की एंड होता है ना, उसके बाद से वही बच्चा जा सकता है जो कि जिसके पास इस्तात होगी इस बात की
कि वो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस। हो सकता है उस बच्चे का नंबर 20 या 25 बच्चों के बाद आ रहा हो, 40 या 50 बच्चों के बाद नंबर आ रहा हो, तो जाहिर है प्राइवेट में तो जो 18 लाख पेमेंट करने वाले तो हमारे मेरिट के बच्चे तो रह जाते हैं इस तरह। बहुत गैप होता है उसमें। लेकिन क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती और वो बच्चे दाखिला ले ही नहीं पाते। अच्छा, आपका जाहिर सी बात है एक तालीमी अपना करियर है, आप देख रही हैं चीज़ों पे, आपकी गहरी नज़र होती है। आप क्या समझती हैं कि निज़ाम में कहाँ खराबी है जिसको सही करना चाहिए और एक बेबी स्टेप लेते हुए चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि निजाम को तो हम कहते हैं लेकिन हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। हमें बच्चों को ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर आपने मेडिकल करना है तो आपने अच्छी परसेंटेजेस लानी है, क्योंकि आगे जाके अगर कम परसेंटेज पे भी अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों को दाखिला दिला देते हैं तो उनकी कैपेबिलिटीज वो नहीं होती जो कि एक मेरिट के बच्चे की होती है। तो हमें इस चीज को अवेयरनेस पैदा करनी है, अपने बच्चों को ये बताना है कि जो है मेहनत करनी है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन अभी आप देखें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दाखिले हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाते। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी मेरिट की। ऐसा नहीं कि हम कम से कम परसेंटेजेस पे बच्चों को दाखिला दे देना। दाखिला ले लेना एक अलग बात है, उसके बाद मेडिकल या डेंटल की एजुकेशन को आगे परसू करना एक अलग मिशन है। जब तक आपका बच्चा उस मेरिट पे नहीं होगा वो आगे नहीं पढ़ सकेगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं आपके भी सर्कल में, डॉक्टर्स जो होते हैं, हम KMDC की बात कर लें या दूसरे मेडिकल, दाव मेडिकल की बात कर लें, वहाँ के डॉक्टर्स इस बात की, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि माँ बाप जो है रोते हुए आते हैं कि उनका बच्चा सेमेस्टर में फलां पेपर में फेल हो गया, फलां पेपर में फेल हो गया। क्या ये उसी बात की निशानदेही है जो आप बात कर रही हैं कि जनाब किसी तरह पहुंच तो गया है? नहीं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी बच्चे मेरिट पे आते हैं, मेरे 33 इयर्स की जॉब है और मैंने KMDC में देखा है हमारे ऊपर ना तो कोई प्रेशर होता है, बच्चे खुद मेहनत करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे तो फेल होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इम्तिहान होता है उसमें 100% पासिंग रेट नहीं है, फेलियर होता है, फिर वो उठते हैं, फिर दे वर्क हार्ड एंड दे अचीव द टास्क। तो 100% रिजल्ट तो कहीं पर भी नहीं आएगा। वालिदैन मैंने डाउ में या KMDC में या SMC में कभी रोते हुए आते हुए देखे नहीं आज। अच्छा, ऐसा जो मुझे पता है कि वो फेल हो गया या पास हो गया, उसके बाद he has to work hard and he or she has to work hard and then achieve the task। क्योंकि देखिए जितने भी इम्तिहान होंगे उसमें कहीं पर भी आपको 100% पासिंग रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज हमने तो खैर मेरे पर्सनल तजर्बा रहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये देखा गया है, वही बात है कि जब बच्चा खुद से उस लेवल पे नहीं है और किसी भी तरह से दाखिला ले लेते तो बाद में इश्यूज होते हैं। बेसिकली बच्चा खुद जो है वो उतना कैपेबल नहीं होता कि उस पढ़ाई को कर सके। आप क्या समझती हैं? जी बताइएगा। नहीं, मैं क्या आप पूछना चाह रही थी? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या सिस्टम होता है कि क्या अगर बच्चा एक सेमेस्टर में एक आध पेपर में फेल हो जाता है या दूसरे सेमेस्टर में एक पेपर फेल हो जाता है तो क्या उसको सीट छोड़नी पड़ती है? क्या उसका एडमिशन खारिज हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक बड़ा बहुत एक सिस्टम है बाकायदा, क्योंकि यहाँ होता है एनुअल सिस्टम। पूरे साल सेल्फ असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उसमें तैयारी कराई जाती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, बच्चों की प्रोग्रेस पता चलती है। उसमें अगर एक बच्चा एनुअल में फेल हो गया तो फिर उसको सप्ली का मौका दिया जाता है। तो वही मेरी बात फिर वहीं से आपको मैं करूंगी कि कोई भी इम्तिहान है उसमें 100% रिजल्ट नहीं आ गया। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि उसको मेडिकल या डेंटल एजुकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, उसके अलग रूल्स है कि आप कितने साल तक अगर फेल होते रहेंगे तो फिर आपको उससे मेडिकल या डेंटल एजुकेशन से आपको यानी कि फारिग किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर एक इम्तिहान में फेल होगा उसको जाहिर है दूसरा मौका मिलेगा, एनुअल में पास नहीं हुआ तो सप्ली में पास होगा। बहुत शुक्रिया, काफी डिटेल से बात हुई। प्रोफेसर फरीदा इस्लाम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आदिल अस्करी साहब। आपका ताल्लुक MKM से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आदिल अस्करी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। आदिल अस्करी साहब, क्या कहते हैं इस वक्त? अभी हमारी बात हो रही थी प्रोफेसर फरीदा इस्लाम साहिबा से, डीन ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इनका ये कहना था कि 2025 में इस वक्त कानून पास हुआ है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो कि मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 18 लाख से ऊपर एनुअल फीस नहीं ले सकते। और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, क्या 18 लाख भी आपको ठीक लगता है? आप समझते हैं कि एक आम आदमी 18 लाख दे सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? बेसिकली जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, जहां पर तालीम जो है वो कीमती दामों में खरीदी जा रही है, तो वहां से कौम अपनी फिक्र करने वाले ज्यादा पैदा होंगे, कमर्शियल बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, बजाय इसके कि कौम की फिक्र कर सकें। तो ये बिल्कुल भी इस बात को मैं जायज़ नहीं समझता हूँ, ये नाजायज़ बात है। ये इससे जो है वो मुल्क को आगे चल के नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो, चूंकि ऑब्वियसली सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है, और वो प्राइवेट सेक्टर कमर्शली उसको अपना घर भी चलाना होता है, और फिर ये पैसे की दौड़ है। इस पैसे की दौड़ के अंदर जो है वो, इसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, और जितने पैसे आते हैं वो फिर बंदा और अच्छे की तरफ, और बेहतर की तरफ, और बेहतर की तरफ, तो ये रेस जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसकी कोई ऑब्जेक्टिव और इसका कोई हासिल वसूल नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसकी जो है वो मुखालफत करता हूँ। अच्छा आदिल अस्करी साहब, आप पर्सनली भी काफ़ी एजुकेशन के मामलों को कराची में देख रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पे मौजूद हैं। पीएमडीसी डायरेक्ट मुस्तफ़ा कमाल साहब के अंडर आ रही है, तमाम इदारा जो है वो काम कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम सब कराची के मसले को ही सामने लाएं तो किस हद तक ज़रूरी हो गया है यहाँ पे सिंध में, चलें कराची नहीं सिंध की पूरी बात कर लेते हैं, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए? जी, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा ही है, लेकिन यह है कि वो उसमें तनासुब पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर टोटल पॉपुलेशन सिंध की अगर 6 करोड़ के करीब है, 60 मिलियन के करीब है लगभग, तो उसमें से 2 करोड़ 4 लाख की आबादी कराची की है, और हैदराबाद की और अर्बन सिंध की आबादी अगर आप काउंट करें तो वो ज्यादा निकल जाती है। लेकिन क्योंकि सीटों का तनासुब उस पॉपुलेशन से नहीं है, और पॉपुलेशन भी यहाँ पर सेंसस जो है ना वो एक तरह से सेंसस ठीक तरीके से आज तक नहीं हुए हैं इस मुल्क के अंदर। और ये भी बड़ी एमकेएम की जीत थी कि उसने अपना सेंसस इस बार जो है उस लेवल पर तो नहीं, लेकिन अपना केस लड़ा मजबूत तरीके से। 10 साल के सेंसस 5 साल में कराए, और वो 5 साल के सेंसस में आबादी जो है जो 1 करोड़ 35 लाख गिन ली गई थी उसको 2 करोड़ 4 लाख पर लाएं, और इंशाल्लाह ताला आगे चलकर इसको और बेहतर करेंगे। चीजें बेहतरी की तरफ हैं, नए लोग हैं, नए एमपीएज हैं, कोशिश कर रहे हैं शहर के लिए, शहर की आवाज बन रहे हैं, शहर को उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा बेहतरी आने के चांसेस हैं जैसे जैसे, और मुल्क को वैसे भी प्राइड हुआ है ये मौजूदा जंग से, जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया भर में बेहतर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस चीज को देखेंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान की खुशहाली शहर से होते हुए गुजरती है। अगर इस शहर को खुशहाली आदिल अस्करी साहब, आपके अलावा भी कुछ और भी, जब पीपल्स पार्टी वाले भी कोई मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल, जंग वाली फतह हमारी एक बहुत बड़ी फतह है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कराची वाले मुस्तकिल हालत जंग में रहते हैं, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के मामला हो, सड़कों के मामला हो, कोई भी इशूज हो? अभी आपने खुद ही कहा कि जनाब ये जो सिलसिला है ये अर्बन और रूरल सिंध का, तो बच्चा अगर किसी तरह से पढ़ भी लेता है, किसी भी तरह से, हम फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जो हालात रहे हैं वो अलग बात है, तो फिर वो आगे डोमिसाइल में आके फंस जाता है। ये असल में हम जिस शहर में रहते हैं और जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के डोमिसाइल को सबसे वीक डोमिसाइल समझा जाता है। वो अलग बात है कि इसका लियाकताबाद जो टैक्स पे करता है वो पूरा लाहौर टैक्स नहीं पे करता। 90s के जमाने में हमारा लाहौर से कंपटीशन चलता था, तो आजकल तो पंजाब की हमें तर्क की निगाह से देखता है। तो ये डिवीजन तो वैसे हो चुकी थी। जब ये 1 यूनिट टूटा था याहिया के दौर में, जनरल याहिया के दौर में, और उसको सूबों में तकसीम किया गया था, तो वो लासानी बुनियादों पर किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नहीं किया गया था। ये जो सारी खराबियां हैं ये उधर ही से स्टार्ट होती हैं। जब आप लासानी बुनियादों पर सूबों की तकसीम करेंगे, जैसे कोटे की बुनियाद पर डिवीजन है, तो कोटा पूरे एक ही डोमिसाइल है, पंजाब का भी, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो बलूचिस्तान में पूरी दी जाती हैं, पंजाब में भी पूरी दी जाती हैं।
पंजाब में भी जॉब आती है तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं होता, और केपीके में भी, और लेकिन जब सिंध की बात आती है तो यूएनआर में डिवाइड होता है। ये डिवीजन इन्होंने खुद की है, और ये वो पता नहीं कौन से लोग हैं जो इन वडेरे जागीरदारों को हमेशा सपोर्ट करते हैं ताकि वो इस शहर को डीरेल रखें। ये मैं आपको इस चैनल के थ्रू आवाम को बताना चाहता हूं कि अगर इस शहर को डीरेल किया गया और इस शहर को इसके जायज हुकूक नहीं दिए गए तो ये आज आपको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी रखती है कि यहाँ पर बड़ा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी जा रही है, या ये यहाँ पर बड़ा अमन है, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, तो यकीन जानिए कि अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। कोई लावा पकड़ा है और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, और इसके नताइज बहुत ही खतरनाक होंगे आइंदा आने वाले हालात में। जितनी जल्दी समझ जाएं, जितने एल्गोरिथम लगा लें, जितनी एनालिसिस करनी है कर लें, जितना जल्दी इस शहर को जो है वो टेकअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा इस पाकिस्तान के लिए। वरना पाकिस्तान की तरक्की हो नहीं सकती है शहर की तरक्की किए बगैर। और शहर की तरक्की को, इसकी इंडिपेंडेंसी, जब यहाँ पर जो महाजरीन यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर आकर आबाद हुए थे तो वो कराची शहर के अंदर आए थे, वो कैपिटल सिटी के अंदर आए थे, जिसको कैपिटल सिटी को उठाकर इस्लामाबाद लेकर गए, और उसके बाद आज तक ये शहर जो है वो मुख्तलिफ हालात के पेश नजर चलता रहा। और सबसे ज्यादा खैरात बांटने वाले यहाँ के शहर के लोग हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस में एक्यूमेन रखने वाले यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छे कारोबारी हैं पूरे पाकिस्तान। आदिल अस्करी साहब, मैं सिर्फ अगर एजुकेशन की बात करूं और उन बच्चों की बात करूं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आपको भी इल्म है कि लगता है किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है कि पहले 9 मैट्रिक के बच्चों के रिजल्ट खराब होते हैं क्योंकि एक फार्मूले के तहत एमडी कैट में पास होकर बच्चा निकलता है और डॉक्टर की सीढ़ी पे बनता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सिर्फ कराची का सिर्फ 5% बच्चा आगे आया है। तो अगर आपके अख्तियार में चले एमडी कैट वाले मामलात या उससे आगे वाले मामलात नहीं है तो आप कराची बोर्ड को किस हद तक ठीक कर सकते हैं? मैं कराची बोर्ड ठीक नहीं हो सकता जब तक सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले। 17 सालों से सरकार जो है वो पीपल्स पार्टी की है, उनसे सवाल किए जाएं, उनसे पूछा जाए कैसा क्या है कि 17 साल में आपने यहाँ पर, अगर 17 साल में वो यहाँ पर काम करते, यकीन जानिए कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं होती, वो ये काम नहीं कर सके। मेयर 6 साल से यहाँ पर मौजूद है, ये 3 साल का अर्सा नहीं है, 3 साल उन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी लगाए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए अभी तक। कराची के हालात, हालांकि गवर्नमेंट भी उनकी है, एक ही बार मौका मिला है एमक्यूएम को, एक बार 88 में मिला था, उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक का मिला। ये दुनिया ने देखा है कि शहर में तरक्की किसने की है, शहर की तरक्की इन्हीं लोगों ने की है, और शहर की तरक्की हो सकती है। ये तालीम के तमाम मसाइल सॉल्व हो सकते हैं। इंटर बोर्ड का मसला नहीं है। इंटर बोर्ड में तो अभी लास्ट ईयर 29% प्री इंजीनियरिंग का और 35% प्री मेडिकल का रिजल्ट था, और दूसरे बोर्ड्स का हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, इनके बोर्ड के नताइज 80% से ऊपर थे। 5 तरीकों से वहां पर पेपर होता है। पहला तरीका कि जब पेपर आउट होता है, दूसरा तरीका ओपन बुक ये पेपर करते हैं, तीसरा तरीका जिसके पास कॉपीज जाती हैं उसके पास वो जाकर बैठ जाते हैं, या कोई भी जिस तरीके से भी वो अपने आप को मैनेज करते हैं वहां स्टूडेंट्स। और चौथा तरीका जब टेबुलेशन पर जब कंप्यूटर पर नंबर चढ़ाए जाते हैं वहां पर चेंज होते हैं। तो इस तरह करके ये नतीजा 80% से ऊपर निकल जाता है। अगर ये सिंध का इस्तेसाल कर रहे हैं, सिंध का इस्तेसाल इस हद तक कर रहे हैं कि फांसी से कौमें तबाह नहीं होती हैं। ये गलत बात है, लेकिन फांसी से कौमें तबाह नहीं होती हैं। कौमें तबाह होती है तालीम के ना होने से, नकल से, बेईमानी से। अच्छा आदिल अस्करी साहब, आपकी बड़ी नजर है इन तमाम चीजों पे, क्या आपकी नजर जियाउद्दीन बोर्ड पे भी गई है जो हाल आजकल हो रहा है? क्या हम आंखें बंद करके हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं कि क्यों कराची बोर्ड, इंटर बोर्ड के वो हालात हैं और उसका बच्चा उस तरह से पढ़ रहा है, जबकि जियाउद्दीन बोर्ड के बच्चे जो हैं वो नंबर्स भी अच्छे लेके आ रहे हैं और आगे भी पढ़ रहे हैं? तो क्या आपने कभी वजूहात देखी इसके? आपके इल्म में है कुछ? 5 साल अगर इनको और मिल गए तो ये और भी बोर्ड आ जाएंगे, भी आप फिक्र नहीं करें, मुख्तलिफ नामों से और भी बोर्ड आ जाएंगे। तो मैंने आपको वही जिक्र किया अभी पहले कि जब सरकार ये काम नहीं करती है तो वो प्राइवेट इदारे करते हैं, और वो प्राइवेट इदारे फिर अपने हिसाब से कमर्शियली चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीजें ठीक नहीं की गई, आवाज रेज कर रहे हैं आप, इसी के साथ सोशल मीडिया भी एक्टिव हो, सहाफी हजरात, एंकर, ये सब अपना कंट्रीब्यूट करें, इंशाअल्लाह ताला ये ज़वाल पजीर हैं।
और इंशाल्लाह हम तुलू हो रहे हैं और थोड़ा सा लेकिन आदिल अस्करी साहब मुझे बताएं ना कि मीडियोटिक फैमिली के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? आगा खान बोर्ड की फीसें और आगा खान बोर्ड का एडमिशन, क्यों आगा खान बोर्ड का बच्चा जो है उसके नंबर्स नहीं कटते हैं या उसके साथ जाती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए? क्यों जियाउद्दीन बोर्ड का बच्चा जो है आज आगे आके काम कर रहा है? क्यों सिर्फ कराची इंटर बोर्ड के ही बच्चे फंस रहे हैं और उन्हीं के साथ ही ज्यादती हो रही है? कौमी इत्तेफाक राय है और जो लोग जो है वो ऑस्ट्रिच अप्रोच अपनाए हुए हैं, तो वो इन आगे चलकर ये हालात ठीक नहीं होंगे। ये कौमें इस तरह से नहीं बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरमीडिएट बोर्ड पे अभी जो हमने इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी में हमने हल निकाला, वो हल सिर्फ एक आर्जी था। मतलब एक ऑल्टरनेट ये किया था कि चूंकि वो एक सरोज लोधी साहब जो एनईडी के वाइस चांसलर थे, उनके अंडर में एक असेंबली की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था सरोज लोधी साहब की सरबराही में। तो उन्होंने 15-15 मार्क्स फिजिक्स और मैथ्स के अंदर और 20 मार्क्स केमिस्ट्री में बढ़वाए थे। तो ये इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। उस लूप होल्स को करने के लिए हमने अपनी आवाज उठाई है। चूंकि वो अक्सरियत में ज्यादा हैं, 117 की तादाद है हमारी, 36 की और अपोजिशन के और लोगों की भी मिला ले तो वो 48 के करीब है। तो ये सिस्टम, ये निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा। ये निज़ाम जो है वो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इस निज़ाम के असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी साहब एमकेएम से हमारे साथ मौजूद है। आदिल अस्करी साहब ने जो एक जुमला कहा ना कि अगर कोई समझता है कि अमन की बीन बजाई जा रही है तो ये बड़ा गलत होगा। कराची के जो हालात हैं उसमें जो लावा पक रहा है, सबके घरों को निगल रहा है। तालीम के मैदान में अगर कौमों को पीछे रखा जाए तो फिर यही सब कुछ होगा जो चोरी डकैती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बच्चों में एहसास महरूमी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि पेरेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कितने ही बच्चे कराची के ऐसे हैं जो MD-CAT पास नहीं कर सके और उसकी वजूहात सिर्फ MD-CAT नहीं था, इसकी वजूहात वो पहले वाली वजूहात थी जो उनके साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गलत हुआ। मसला ये है कि कब तक गलत होगा। और क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि क्यों कोई बच्चा गलत अच्छे नंबर लाए ये मसला नहीं है, लेकिन क्यों दूसरे बोर्ड के बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं और क्यों कराची बोर्ड के बच्चे कम नंबर लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कराची का बच्चा पढ़ रहा है। सवाल तो बनता है मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।